नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जबरदस्त तैयारी चल रही है आप लोगों की और एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच में अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के सिलेक्शन बैच में हम आपका स्वागत करते हैं। और हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के क्वेश्चंस। जैसे आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम्स शेड्यूल में है और 24 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और 24 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, फॉर्म भी ऑनलाइन हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि हम पहले एग्जाम में जाने से पहले इस बात की पूरी तैयारी कर लें कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में फेस करना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चंस के साथ। एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है कि 7 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 70 है। इसमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79, 48 हैं। 7वीं संख्या क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सिर्फ कैलकुलेशन ये है कि आपको जोड़ के रखना है कि कितना है। 7 संख्याएं हैं, औसत 70 है, तो योग कितना हो जाएगा इस बात को ध्यान रखना। 7 संख्याएं, 7 प्राकृतिक संख्याएं, औसत 70, यानी योग कितना हो जाएगा दोस्त? योग हो जाएगा 490। 7 संख्याओं का औसत अगर 70 है तो योग हो जाएगा 490। और इस 490 के योग में से आपको घटा देना है 32 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 79 और प्लस 48। इसको घटा देना है तो 490 माइनस आपको मिल जाएगा 9 8 17, 17 5 22, 22 2 22 23 24, 24 9 33 और 33 2 35 की 5 हासिल 3, 4 3 7, 7 14, 14 6 20, 20 27, 27 6 33 और 33 3 36, 365 घटा देंगे आप इधर से तो 490। 5 ये हो गया और 9 में से 8 में से 6 गया, 2 और 1, 125 आपका आंसर हो गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन है और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। ये सब चीजें एसएससी जीडी के एग्जाम में, और अभी इसी साल एसएससी जीडी का एग्जाम 13 जनवरी को हुआ था 2023 में, उसके शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यदि 40 किग्रा भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, ध्यान दीजिएगा ये गलत है। औसत में औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है, बस इतना लिखो, बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किग्रा रहा होता तो समूह का औसत भार 1 किग्रा कम हो जाता। समूह का वास्तविक वजन भार कितना है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना दोस्त। औसत और भार का मामला है। औसत देखो क्या है, औसत है 1 + 1 हो रहा है कब? जब भार कितना है 40, और भार कितना है 40 और -1 हो रहा है जब भार है 28। इसका मतलब है कि इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2, और यहाँ इसका डिफरेंस आया 12, यानी 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर 6 है, सीधा सीधा। और अगर भार 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ के 40 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पुराना औसत या पूर्व का औसत कितना रहा होगा? पूर्व का औसत 40 - 6 बराबर 36 रहा होगा। 36, 1 6 है, पुराना औसत 40 में से 6 जाएगा तो 34 रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई? बात को समझो। 40 किग्रा है तो औसत 1 बढ़ा और 28 किग्रा है तो औसत 1 कम हो गया, यानी जो 12 केजी का डिफरेंस है वो औसत में 2 का अंतर ला रहा है, यानी 1 भाग बराबर 6 है। और अगर 1 बढ़ के 40 हो गया तो इसका मतलब पहले 34 था, तब 6 बढ़ा और 40 हुआ। या 28, 1 कम होकर 28 हुआ, इसका मतलब पहले 28 + 6 34 था, यानी पहले का औसत भार 34 किग्रा था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि A + B संबंधे B + C संबंधे C + A, 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है। 2 3 5 है, ठीक है। 2 संबंधे 3 संबंधे, 1 मिनट, ये 1 मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंड कर दें ताकि विजुअलिटी आपकी सही हो जाए। और इसमें ये चीज़ जो है गलत टाइप हो गई है, ये 5 है
तो कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी 20 है, तो सी का मान ज्ञात करो। देखो दोस्त, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना। यहाँ क्या दे रहे हैं, अगर आप औसत से बात करोगे तब ए प्लस बी 2 है, बी प्लस सी 3 है और सी प्लस ए 5 है। इसका मतलब है कि 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 2 10, या यूं कह सकते हो आप कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है ना। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, या यूं कह लो कि ए प्लस बी 2x है, ये 3x है और ये 5x है, यानी ये 10x है। तो ये कह सकते हो कि आप ये 5x है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 बराबर 5x, तो x बराबर 4 हो गया। अब कह रहे हैं c का मान क्या होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 5x है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 पंजे 20 है, ये दिया हुआ है 20। और कह रहे हैं कि ए बी कितना है, 2x है, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 2x की बात करोगे तो 2x का मतलब 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x है। तो अगर घटा दोगे तो ए से बी से खत्म, सी बराबर हो जाएगा 12। यही आपका आंसर है और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है, तुरंत कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 5r, 3p प्लस q प्लस r। एक मिनट, आप क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि p प्लस क्यू प्लस r, तो 2p इज इक्वल टू 3q, ठीक है, और 3q इज इक्वल टू 5r, और p प्लस क्यू प्लस r, ये यहाँ पे मिस्टाइप है, एक मिनट। p प्लस क्यू प्लस r 6200 है, तो p और r के बीच का अंतर कितना है, देखो जरा सा। कह रहे हैं कि 2p इज इक्वल टू 3q, यानी p बाई क्यू इज इक्वल टू 3/2, और यही बात अगर यहां से हम कर लें कि 3q इज इक्वल टू 5r, या कह सकते हो q बाई r इज इक्वल टू 5/3। तो इसका मतलब यह है कि p, q और r, इसका मतलब 3 2 5 3 है, यानी कह सकते हैं आप कि ये 15 है, ये 10 है और ये 6 है। 15 है, 10 है और 6 है। और कह रहे हैं कि पी क्यू आर 15 10 25 6 31 बराबर है 6200, 31 भाग बराबर 6200, तो एक भाग बराबर हो जाएगा 31 दूना 62 200। कह रहे हैं कि पी और आर का अंतर, पी और आर के बीच क्या अंतर है, 9 का अंतर है। तो पी डिफरेंस आर यानी 9 भाग बराबर 9 दूनी 1800, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। रोहन को 20% की छूट मिलती है, वह 1600 रुपए में वस्तु बेचता है। रोहन का लाभ प्रतिशत क्या होगा। एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 सिर्फ नंबर 2 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब मुझसे पूछोगे कि सर इसका क्या जवाब हो सकता है, तो ये मुझे पता है भाई कि अगर कहीं 20% का डिस्काउंट है और आप बिना डिस्काउंट के सेल कर रहे हो उसी रेट पे, तो 25% का प्रॉफिट है, ये पक्की बात है। 20 का 25, 25 का 20 होता है, ठीक। अब आपको अगर मेथड से सॉल्व करना है, अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें कहां से आती है जानते हो, ये सब चीजें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस की चीजें। आप जब बहुत सारा सवाल लगा लेते हो ना, तो कुछ चीजें ऐसी आपके अंदर से अपने आप डेवलप हो जाती हैं, जो चीजें आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बना देती हैं। तो जैसे अगर इस सवाल को करना हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो हम 1600 पे 20% का डिस्काउंट लेंगे, तो 80% पेमेंट करेंगे, और 128 1280 रुपया इसका सीपी हो गया रोहन के लिए। फिर रोहन ने बेचा इसको कितने में, 1600 में। ये एसपी हो गया, ये सीपी है, ये एसपी है। तो प्रॉफिट दोस्त कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ से 320 का, प्रॉफिट है 320 का, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 320 बटा 1280 गुणित 100, ठीक है। 10 से खत्म हो जाएगा। 8 चौका 32, 8 एक्का 8, 8 छा 48, 4 चौके 16, 4 125 हम
25%। अब इतना प्रोसेस जो आपने किया, जितना टाइम किल किया, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होती तो ऐसे सवालों का जवाब आपको पता होता कि 25% आता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? तो बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करना दोस्त, कि कीमत में समतुल्य परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो 20, 10, 30, 5, 35, हमेशा आंसर जो है वो 35% से ज़्यादा ही आएगा। ये बात दिमाग में रख लेना जब क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। देखो यार, एक बात समझो, इतना इजी क्वेश्चन बनाया है ना कि पेन पेपर उठाना ही नहीं दोस्त। पेन पेपर उठाना है तो कर ही लोगे, 10 और 5, 5 और 10 को जोड़ के x + y + xy / 100 से निकाल लोगे, फिर जो आएगा उसको x + y + xy / 100 से। लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल समझो कि जब भी आंसर आएगा तो इनके योग से ज्यादा आएगा। 5, 10, 15, 15 और 20, 15, 20, 35% से ज्यादा आएगा। और 35% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 38 सही 3/5, या यूं कह सकते हो कि 38.6%। यही आंसर है दोस्त। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बाई ऑप्शन आप इसको धड़ाक से मार देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या क्या थी? बात को ध्यान से समझना। एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि किस पैटर्न का सवाल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। और किसी भी एग्जाम को, किसी भी वनडे एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि यू हैव टू नो व्हाट आर द पैटर्न्स। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया, पैटर्न पे प्रैक्टिस कर ली, तो दोस्त आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता एग्जाम में, आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता रिटन एग्जाम में। तो बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 3% की दर से बढ़ रही है। मान लिया 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी सवाल बात है कि मान लिया कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या अगर x थी तो 103/100 और फिर 103/100 2 बार बढ़ी है ये जनसंख्या, और ये बराबर है आपको 21,218 के। तो ये x बराबर हो गया 21,218 गुणित 100 बटा 103 गुणित 103। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कंप्लीट आपको 20,000 आंसर दे देगा। ये 20,000 में ही आपका वो भालुओं की जनसंख्या 2 साल पहले रही होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका 3 है, तो 3 तरीके 10609 इसका स्क्वायर होगा और यही बराबर ये है, तो ये इससे 2 बार कट ही जाता है ये पूरा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना दोस्त, कह रहे हैं कि कितने वर्ष में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। यानी बात समझ रहे हो, 50 साल का समय लगेगा। आओ बताते हैं कैसे होगा। देखो, कह रहे हैं कि कोई राशि है 100 रुपया, वो 10 कितने समय में, टाइम नहीं पता है, यही पता करना है। और आर पता है 30%, हो जाना है इसको 1600, और 1600 को जब 2 पार्ट में बांटोगे तो 100 मूलधन है, 1500 क्या है, ब्याज है। और ये 1500 ब्याज का मतलब ये है कि हर 100 रुपया हर एक साल में 30 रुपये ब्याज पाता है। तो 100 रुपये को 30% ब्याज, अगर हर 30 रुपया ब्याज हर साल मिलता है तो 1500 ब्याज पाने में कितना समय लगेगा, 1500 बटा 30, यानी सीधा सीधा हो गया 50 साल लगेंगे। कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 हो जाती है। कितनी धनराशि, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, कितनी धनराशि, मूलधन पूछ रहे हैं, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% की दर से 120 हो जाएगी। ध्यान से समझो कि अगर 10 वर्षों में ब्याज की दर से 120 रुपए हो जाएगी, यानी अगर 10 वर्ष में ब्याज देगी, 120 रुपया ब्याज है, यानी 10 साल का 5% की दर से, यानी 50% हो गया। 50% बराबर अगर 120 है तो 100% बराबर 240 होगा। यही इस सवाल का आंसर है, डी। बात समझ रहे हो, 5% 10 साल तक 50% होगा, और 50% ब्याज बराबर 120 है, तो मूलधन 240 रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वह धनराशि ज्ञात करो जो 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष में 1166.40 हो जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है यार, समझने की कोशिश करना। अगर 8% है
तो सीधा सीधा है ना कि 8% का मतलब हो गया आपको कि अगर 8% तो 2 साल के बाद हो रहा है, तो 8% प्लस 8% का मतलब हो गया 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणित 8/100 का मतलब ये हो गया कि 16.64% का ब्याज मिला, यानी मिश्रधन हो गया 116.64% बराबर 166.40। तो 100% बराबर 1166.40 बटा 116.64 गुणित 100। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको आंसर सीधा सा दे देगा कि आपका जो है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये आपको सीधा आंसर दे देगा। इसको काटेंगे, इसको 11 देख लीजिए, 11 6 डबल 6 4, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 बार कटेगा और ये बराबर हो गया 1000। ये आपका आंसर हो गया एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 शिफ्ट नंबर 2, कितने वर्ष में कोई राशि, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक करा चुका हूं। कह रहे हैं आगे ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी एक कार्य को 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम शुरू होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा हम आपके लिए मिनिमाइज कर देते हैं, एक बार पढ़ देते हैं अच्छे से। क्या है सवाल, कह रहे हैं कि एक मिनट, ए बी सी एक कार्य को 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को हम कैसे कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा आपके लिए मिनिमाइज कर दूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने का जगह बन जाए, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को दोस्त, ए बी सी, ए बी सी, ए 42, बी 56 और सी 63। एलसीएम जब आप ले रहे हो तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा 504। आप एलसीएम निकाल लेना, इसका एलसीएम 504, यही पूरा काम है। और 42 से काटेंगे तो 12, 56 से 9 और 63 से 7, 8 बार कटेगा। अब क्या कह रहा है सवाल कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 10 दिन पहले, ए 10 दिन पहले जा रहा है तो 12 धाम 120 काम छोड़ के जा रहा है, और बी 12 दिन पहले तो 12 नामा 108 काम छोड़ रहा है। पूरा कर, तो कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करनी है, यानी पूरा कैलकुलेशन नहीं आएगा। और अगर इनके एक दिन की बात करें तो 12, 9 और 8, 12, 9, 20, 8, 29 दिन एक दिन का पूरा काम होगा। और आप देखो तब कैसे सॉल्व होता है, 504, ए का जो काम करता वो छूट गया 120, और बी रहता तो जो काम करता है 108 पूरे का बटा 29। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है कि इसको 9, 8, 4, 12 हासिल 1, 8, 4, 12 हासिल 1, 1, 2, 1, 3, 3 और 5, 2, 7, 7 बटा 5, 1, 6, 1, 7 बटा 29। लगभग ये 25, 25 हम 600, 25 चौका 100, 700, ये आ जाएगा आपको करीब 25 दिन, लगभग 25 दिन इसका आंसर आएगा। 25 डेज इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने देर में भर जाएगी। एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पी किसी का टंकी को 6 घंटे में भर सकती है और क्यू भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकती है। तो ये एलसीएम हो गया 30, 6 पंजे 30, 10 तिहाई 30, ये -2, ये 2 हो गया, और 30/2 का मतलब ये हो गया कि 15, 30/2 यानी 15 घंटे में भर जाएगी। ये कहानी 15 घंटे की है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17।
एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है यदि दोनों डॉट ओवरलाइन है। ठीक, 6 घंटे में भर सकता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा और कठिन सवाल नहीं है। पाइप टंकी का सवाल टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही लगता है। एक नल है 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल 6 घंटे में भरता है। एलसीएम 12 होता है, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 5 तो 12/5, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटा यानी 2 घंटा 24 मिनट, ये आपका आंसर है, 2 घंटे 24 मिनट। अगला सवाल है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किमी प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? बहुत सिंपल बात समझो दोस्त, क्या कह रहे हैं इसको ऑप्शन से ही सेट करूंगा। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किमी की यात्रा धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय में कर लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किमी प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? बात को समझो दोस्त। पहले मान लेते हैं कि 30 ही अगर धीमी ट्रेन की चाल है तो 2 घंटा लगेगा, और इससे अगर 20 किलोमीटर अधिक चाल है तेज की तो 60/50, 1.5 घंटा तो नहीं आया, 40 पकड़ो। अगर धीमी ट्रेन की चाल 40 है तो समय 40/60 यानी 1 सही 1/2 घंटा लगेगा। और अगर ये धीमी ट्रेन है, तेज वाले की चाल इससे 20 ज्यादा होगी यानी 60/60 100 यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि धीमी ट्रेन को आधा घंटा ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब है कि धीमी ट्रेन की चाल 40 किमी प्रति घंटा है। यहां तक क्लियर है मामला। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक्स भूतल पर स्थित, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अक्सर करके बच्चे इस सवाल को में नहीं कर पाते हैं, इस सवाल को ध्यान से समझना। एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट से चढ़ता है तो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर चढ़ जाता है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? ध्यान से समझना दोस्त, यह ट्रेन का ही सवाल है। बस समझना यह है कि जो ट्रेनें आप वर्टिकल चलाते थे ये हॉरिजॉन्टल चल रही हैं। आप ऐसा समझो ये जीरो लेवल है और ये 50वीं मंजिल है। यहां से एक दूरी तो 50 ही मंजिल है, ये 30 मंजिल पर मिनट चढ़ रहा है और ये 45 मंजिल पर मिनट उतर रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी और चाल क्या है? दोनों की जुड़ जाएगी 45 + 30 यानी 50/75 यानी 2/3 मंजिल। मतलब पूरी मंजिल कितनी है? 2 50 25, हाँ पूरी कितनी मंजिल थी भाई? 50 मंजिल ना, तो 2/3 तो पूरी मंजिल 30 मंजिल, ये 30 की स्पीड से अगर जा रहा है तो 30 गुणित 2/3 यानी 20वीं मंजिल पर ये मिलेंगे। सीधा सीधा सवाल है कि 20वीं मंजिल पर दोनों मिलेंगे। या अगर 45 है तो आप ये समझ लो नीचे से 20वीं मंजिल, ऊपर से पूछेगा तो 45 गुणित 2/3 करोगे तो 15 दूनी 30, नीचे से 20वीं मंजिल, ऊपर से 30वीं मंजिल पर मिलेंगे। कह रहा है लिफ्ट किस भी मंजिल पर रुक नहीं सकती या रुक नहीं रही। कह रहे हैं ना नीचे लगे किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? नीचे से 20वीं मंजिल पर, ऊपर से 30वीं मंजिल पर। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किमी प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 36 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर यानी x - y बराबर 5 हो गया चाल, और कह रहे हैं अनुकूल x + y 6 हो गया, और धारा की चाल पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को का अंतर निकालेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 0.5 kmph यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अगला सवाल है,
एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 100 किमी और 15 घंटे में 75 किमी धारा के प्रतिकूल जाती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आसान है। 10 घंटे में 10 किमी धारा के अनुकूल यानी उसकी चाल हो गई धारा के साथ चाल यानी x प्लस वाई, धारा प्लस नाव की चाल बराबर 10 किमी प्रति घंटा, और x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल चाल 15 पचे 75 5 और धारा की चाल पूछ रहे हैं तो 10 माइनस 5/2 बराबर 2.5 kmph। दोस्तों सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच एसएससी जीडी के सिलेक्शन बैच में आज इतना ही मैथमेटिक्स के सेशन में। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और शानदार बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।